बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर विद मुस्लिम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो है सॉल्व करेंगे। फेडरल बोर्ड एज़ यू नो, फेडरल बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है फर्स्ट ईयर का वो 2024 में इम्प्लीमेंट किया गया था और 2025 और 2026 के अंदर भी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा फाइनल एग्ज़ाम जो होगा कंडक्ट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले आपके पास 17 नंबर के MCQs होंगे जिनको आपने फर्स्ट 25 मिनट्स के अंदर सॉल्व करके सबमिट कराना होगा। और सेक्शन बी के बीच में आपके पास टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स 3 होंगे और 13 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होंगे सेक्शन बी के अंदर। तो ये इसका पूरा लेआउट है और हर क्वेश्चन के बीच में आपको चॉइस होगी। और इसी तरह से सेक्शन सी के अंदर आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के बीच में आपको चॉइस दी जाएगी और 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और टोटल 24 मार्क्स आपके सेक्शन सी में होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे और आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और इंशाल्लाह जब आपकी वीडियो कंप्लीट होगी तो आपके बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ सब क्वेश्चन ज़ुबानी याद हो जाएं ताकि जैसे ही वीडियो एंड हो आपको पूरा मॉडल पेपर जो है वो अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आपने केमिकल इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन करना है क्लोराइड के रिएक्शन को वाटर के साथ। ठीक है, मतलब सिंपल। और क्लोराइड भी उन्होंने आपको गिवन किए हुए हैं। एक आपके पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, और फास्फोरस क्लोराइड। तो सबसे पहले जो आपके पास क्लोराइड है पार्ट ए में हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको वाटर के साथ रेड कराएंगे और आपके पास जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड थ्राइस प्लस HCl बनेगा। ठीक है, और देन आपने जो है इसकी pH को भी मेंशन करना है। तो जो आपके पास इसकी रिएक्शन की जो pH होगी हमारे पास, सॉल्यूशन जो हमारे पास आएगा वो आपके पास 3 होगी और लेस देन 7 आपको बताए वो आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन हमारे पास होगा। तो इसके बाद आपके पास जो है PCl3, इसको भी आपने वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन कराना है और उसके बाद आपके पास फास्फोरिक एसिड और HCl बनेगा। और क्योंकि आपके पास 2 यहाँ पे एसिड बने हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो इस जो आपके पास सॉल्यूशन है इसकी जो pH होगी वो 1 से 3 तक होगी, मतलब 3 से नीचे भी हो सकती है। तो ये भी आपके पास एसिडिक pH होती है। तो सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था और आपने इसी तरह से इसको राइट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो है इसका आपके पास आपने इन ऑर्बिटल्स की जो शेप है उनको ड्रा करना है। तो वी नो डैट कि जो आपके पास 3s ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पे आप देखें सर्कल लगा के आपने उसके नीचे लिख देना है कि ये 3s ऑर्बिटल की शेप है। तो सिंपल आपने सर्कल ड्रा कर देना है 3s ऑर्बिटल के लिए। s ऑर्बिटल आपके पास सर्कुलर शेप में होता है। देन आपके पास जो है 3px, तो आपने याद रखना है कि जो 3px होगा आपके पास इसकी जो शेप होगी डंबल शेप होगा और ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखें नीचे पिक्चर भी बनी हुई है 3px की, तो आपने इस तरह से इसको ड्रा कर लेना है। देन आपके पास जो है 3d c² की ऑर्बिटल की आपने शेप को ड्रा करना है। तो इसकी जो आपके पास होगी डबल शेप होगी विद रिंग इन अ सर्कल। XY प्लेन के बीच में आपके पास क्या होगा, एक रिंग होगा और ओरिएंटेड अलोंग द Z एक्सिस होगा। तो ये आप साथ राइट भी कर सकते हैं, अगर राइट ना भी करें तो जस्ट आपने क्या करना है 3DZ² की ये डायग्राम जो है आपने इसको ड्रा कर देना है। तो ये हमारे थे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूज टू प्रिपेयर मिथाइल प्रोपानेट, गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनको आपस में रिएक्ट करें तो आपके पास मिथाइल प्रोपानेट बनता है। तो उसकी केमिकल इक्वेशन भी आपने राइट करनी है।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में प्रोपानोइक एसिड, आपको पता होना चाहिए कि प्रोपानोइक एसिड जो होता है वो मिथाइल प्रोपानेट के अंदर प्रिपरेशन के अंदर यूज़ होगा। और अल्कोहल के अंदर आपके पास मिथानॉल जो है वो मिथाइल प्रोपानेट की प्रिपरेशन के अंदर यूज़ होगी। तो हम यहाँ पे सिंपली राइट करेंगे प्रोपानोइक एसिड एंड मिथानॉल आर यूज टू प्रिपेयर मिथाइल प्रोपानेट। इन दिस केमिकल रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो जब आप प्रोपानोइक एसिड और मिथानॉल को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा यहाँ पे एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होगा। तो दोनों सूरतों में वो काम करेगा, वो कैटलिस्ट भी होगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होगा, और उसके रिजल्ट में हमारे पास मिथाइल प्रोपानेट बनेगा और साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये था आपके पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका जो आर वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे आपने राइट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के 3 डिफरेंस राइट करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, ये लैक ऑफ रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, इनका कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट आपने राइट करना है कि एमॉर्फस सॉलिड लैक ऑफ रेगुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट। ठीक है, और यही वजह है क्योंकि इनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, शार्प नहीं होता, वो भी कम होता है। तो एमॉर्फस सॉलिड हैव इर्रेगुलर शेप एंड नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट में आप इनकी एग्जांपल को राइट कर सकते हैं। तो एग्जांपल आपके पास होगी ग्लास, रबर, प्लास्टिक, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो ये आपके पास एमॉर्फस सॉलिड के पॉइंट्स हैं। अब आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपको पता होना चाहिए जिस तरह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड निम्क होता है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनका रेगुलर 3 डिमेंशनल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर 3 डिमेंशनल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। और क्योंकि इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है देन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी वेरी शार्प होगा। तो आपने राइट करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट शार्प शेप एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और इसकी एग्जांपल में आपने राइट कर देना है सोडियम क्लोराइड, डायमंड एंड आइस। तो दिस इज़ आवर सेकंड क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट सेट्स ऑफ कंडीशन यूज्ड, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ दिस प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड अंडर द कंडीशन, आल्सो राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट सिंपल इसके बीच में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम डिफरेंट फॉर्म में क्लोरोइथेन के साथ रिएक्ट करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों बनती हैं। ठीक है, और उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपके पास बनेगी उनका आपने फार्मूला राइट करना है और उनकी केमिकल इक्वेशन राइट करनी है, और साथ आपने उनका केमिकल रिएक्शन की आपने टाइप बतानी है कि वो कौन सा रिएक्शन टाइप है। तो सबसे पहले आपके पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको हम अल्कोहल के अंदर डालते हैं तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसको हम एक्वस के अंदर डाल के क्लोरोथेन के साथ रिएक्ट करते हैं तो देन आपके पास क्या फॉर्म होता है प्रोडक्ट में, तो उसको हमने राइट करना है। तो सबसे पहले आपने राइट करना है कि व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक इट फॉर्म इथीन। तो जब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डाल के क्लोरोइथेन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो इथीन होगी, और उसके साथ आपके पास सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। ठीक है, और ये केमिकल इक्वेशन है आपके पास राइट की हुई है, और रिएक्शन की टाइप जो आपके पास होगी वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने रिएक्शन की टाइप भी लाजमी बतानी है, तो रिएक्शन टाइप आपके पास इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, और देन आपके पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक्वस में डाल के क्लोरोइथेन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस टाइम आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो आपके पास अल्कोहल होगी। ठीक है, और उस रिएक्शन की जो टाइप होगी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और उसकी जो केमिकल इक्वेशन होगी ये मैंने राइट की हुई है, आप इसको देखें। C2H5Cl क्लोरोइथेन को जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ हमने क्या किया है, जब एक्वस के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला और क्लोरोइथेन के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास इथानॉल बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगी। तो जस्ट आपने इस क्वेश्चन के बीच में यही राइट करना है।
अब इसका जो आर वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड आयंस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन दिस फैक्ट with the help of reaction of chloride ion and bromide ion with concentrated H2SO4। तो एक चीज़ तो स्टूडेंट्स आपको पता होगी कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा होता है और इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का वो ज़्यादा हो जाता है और अट्रैक्शन जो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की वो लेस हो जाती है, जिसकी वजह से करके इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज़ हो जाता है। तो यही वजह है कि आपके पास जो जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हमारे पास जो रिड्यूसिंग पावर होती है हैलाइड आयंस की वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि आपके पास क्लोरीन है, आप ग्रुप नंबर 7 को अगर देखें तो क्लोरीन जो हमारे पास होता है वो ऊपर आता है ब्रोमीन से और ब्रोमीन नीचे आता है, तो ब्रोमीन का जो साइज़ होगा एटॉमिक साइज़ वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो इसका मतलब ब्रोमीन जो होगा आपके पास उसकी रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास आप एक तो आपने रीज़न देनी है इसकी कि ऐसा क्यों होता है कि जब टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो आपके पास जो होता है रिड्यूसिंग पावर वो इंक्रीज़ होती है। तो मैंने आपको बताया आपने सिंपल रीज़न देनी है 9th क्लास वाली कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन द ग्रुप तो आपके पास जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे राइट की है। देन उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे केमिकल रिएक्शन के साथ। तो यहाँ से आपने राइट करना है रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड ions increases down the group due to weak attraction between the nucleus and valence electron which make easier to lose electrons, so chloride ions are weak reducing agent। तो क्लोराइड आयंस जो होंगे वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे क्योंकि ये ब्रोमीन से ऊपर होते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे तो रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो क्या की इंक्रीज़ होगी। तो इसकी एग्जांपल भी राइट की है कि सोडियम क्लोराइड जो है, जब ये क्लोराइड है ना सोडियम के अंदर देखें तो सोडियम क्लोराइड जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सोडियम बाइसल्फेट और HCl बन जाएंगे, ठीक है। और रीज़न मैंने आपको बता दिया, आपने वही रीज़न इसको राइट कर देना है। और उसके बाद आपके पास जो ब्रोमाइड आयन है क्योंकि ये क्लोरीन के नीचे आता है तो इसका साइज़ ज़्यादा होता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है और किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास जो ब्रोमाइड है सोडियम ब्रोमाइड को यूज़ किया गया है और उसका रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराना है जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है। तो जब आपके पास सोडियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम बाइसल्फेट और HBr बनेगा। देन आपने क्या करना है, यही HBr दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करेगा, मुकम्मल तौर पे रिड्यूस कर देगा और ब्रोमीन सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर आपके पास फॉर्म हो जाएगा। तो इधर से हमें पता लगा कि जो हमारे पास ब्रोमाइड आयन होते हैं वो ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होती है उनकी एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड आयंस, बिकॉज जो ब्रोमाइड आयंस होते हैं वो बिलो द क्लोराइड आयन होते हैं, मतलब क्लोरीन से नीचे उनका नंबर आता है। तो जैसे जैसे टॉप से बॉटम में मूव करेंगे तो आपके पास रिड्यूसिंग पावर होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो सिंपली आपने ये राइट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 और इट्स हमर रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपके पास मज़ीद जो इस तरह की वीडियो हैं वो आपके पास आती रहें और आपका भी फ़ायदा होता रहे इसमें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन 4 है इसमें आपने कैलकुलेट करना है द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन बाय यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास न्यूमेरिकल है, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। मॉडल पेपर के आपने देखा होगा अब तक कि 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर एग्ज़ाम के अंदर, तो ये भी आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है, डेल्टा H इज़ इक्वल टू समीशन डेल्टा HF प्रोडक्ट्स माइनस समीशन डेल्टा HF रिएक्टेंट्स। तो
आपने प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंथाल्पी चेंज है उसमें से आपने रिएक्टेंट के इंथाल्पी चेंज को माइनस कर देना है, सिंपल, ठीक है। जिस तरह से आपके पास जो इक्वेशन है, आपको वहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन नज़र आ रही है यहाँ पे कि C2H2 + 5/2O2 मेक 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो इस इक्वेशन के बीच में ना आपने तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो इंथाल्पी चेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये गिवन किया गया आपको -395.5 किलो जूल पर मोल, और इसी तरह से इंथाल्पी चेंज जो हमारे पास वाटर की है वो -285.5 किलो जूल पर मोल होती है, और आपके पास इथीन की भी आपको दी गई है यहाँ पे, तो वो आपके पास होती है, सॉरी एथाइन है ये, तो इसकी भी आपको दी गई है, तो ये आपके पास 227.3 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। तो अब आपके पास जो है उस फार्मूले के बीच में हमने जस्ट इसको वैल्यूज़ को पुट करना है। तो प्रोडक्ट आपके पास देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है एंथैल्पी चेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और 1 मोल वाटर का आपको वहाँ पे देखें क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे आपने वाटर के 1 को आपने क्या करना है, वाटर के एंथैल्पी चेंज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, देन इसके बाद माइनस का साइन लगाना है जो फार्मूले में है, और देन उसके बाद आपने रिएक्टेंट के जो आपके पास C2H2 है इसका आपके पास जो है इसकी वैल्यू आपने राइट करनी है, और उसके बाद आपने साथ जो आगे ऑक्सीजन की है उसकी भी आपने इस तरह से मोल के साथ उसके एंथैल्पी चेंज की वैल्यू राइट करनी है। क्यों, अब आप इसके बीच में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू ऊपर दी गई थी, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पुट करेंगे -393.5, और इसी तरह से वाटर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पे आपने इथीन की वैल्यूज़ को पुट करना है, और ऑक्सीजन की आपके पास एलिमेंट है तो एलिमेंट की जो आपके पास एंथैल्पी चेंज होती है वो नहीं होती, तो यहाँ पे आपने 0 लिख देना है, ठीक है। तो 5/2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, देन आपने इसको सॉल्व कर देना है कैलकुलेटर से, और आपके पास जो है एंथैल्पी चेंज जो आएगा इस रिएक्शन का वो आपके पास -1299.8 किलो जूल, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, आपके पास एंथैल्पीज गिवन थी, आपने जस्ट क्या नाम है इस फार्मूले के बीच में इसको पुट कर देना है, और आपने इसको सॉल्व कर देना है केयरफुली कैलकुलेट करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट द मास ऑफ गैसियस प्रोडक्ट अमोनिया इन द गिवन रिएक्शन N2 + H2 फॉर्म अमोनिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने बताना है कि 20 ग्राम नाइट्रोजन जो होगा वो कितना अमोनिया बनाएगा। तो सबसे पहले आप देखें इस केमिकल रिएक्शन को, अगर तो इस केमिकल रिएक्शन में आपके पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो है आपने ये बताना है कि 1 मोल जो होगा आपके पास, ठीक है, नाइट्रोजन का, वो आपके पास कितना अमोनिया बना रहा है। तो 1 मोल जो आपके पास होगा तो उसका मोलर मास आपने नाइट्रोजन का राइट कर देना है 28 ग्राम, ठीक है, पर मोल, और उसके बाद आपके पास जो 2NH3 है इसका जो मोलर मास होगा वो आपके पास 34 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो देन आपके पास जो है यहाँ पे आपने राइट कर देना है कि 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है हमारे पास वो 34 ग्राम अमोनिया बना रही है। तो 20 ग्राम अगर नाइट्रोजन होगी तो हमारे पास वो आपके पास कितनी अमोनिया बनाएगी, तो आपने 34 को डिवाइड कर देना है 28 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 24.28 ग्राम अमोनिया जो है हमारे पास वो 20 ग्राम नाइट्रोजन बनाएगा। तो ये आपके पास जो था इसका सेकंड पार्ट था, तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथानॉल एंड क्लोरोइथेन। तो इथानॉल और क्लोरोइथेन से हमने इथीन बनानी है, तो कैसे हमने बनानी है, हमने ये केमिकल इक्वेशन भी इसकी लिखनी है और इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो सिंपली आप राइट करेंगे यहाँ पे कि वी कैन प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथानॉल थ्रू डिहाइड्रेशन विया एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 180 डिग्री। तो आपने सबसे पहले ये कंडीशन भी याद कर लेनी है, और इथानॉल को आपने इस कंडीशन में कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराना है, और आपके पास इथीन बन जाएगी और उसके साथ वाटर भी बन जाएगा। तो ये केमिकल इक्वेशन भी आपने मस्ट राइट करनी है।
तो सेकंड पे आपने क्लोरोइथेन से इथीन बनाना है। तो इसके लिए भी आपने राइट करना है, वी आल्सो प्रिपेयर इथीन फ्रॉम क्लोरोइथेन थ्रू डिहाइड्रो हैलोजिनेशन विद अल्कोहल अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जब इसके रिएक्शन कराएंगे क्लोरोइथेन का तो आपके पास इथीन बनेगा। तो यहाँ पे क्लोरोइथेन है ये, इसको हमने KOH के साथ रिएक्ट कराना है और आपके पास इथीन प्लस KCl प्लस वाटर मालिक्यूल बनेगा। तो ये आपके पास जो था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो आर वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आल्सो राइट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ HCl, अमोनिया, O2 एंड HF। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं उनको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड दे आर कंसिडर वीक फोर्सेस, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो टाइप्स होती हैं वो आपके पास 3 तरह की होती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इनमें सबसे जो वीक फोर्सेस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और उसके बाद जो आपके पास वीक होती हैं उसके बाद थोड़ी सी उससे स्ट्रॉन्ग जो होती हैं वो आपके पास डाइपोल फोर्सेस होती हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती हैं। तो ये आपके पास जो ऊपर 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं HCl, अमोनिया, O2 एंड HF, तो इसको आपने असेंडिंग आर्डर में इसका राइट करना है कि सबसे वीक फोर्सेस जो होंगी उसको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद उससे ज़्यादा वाली को और सबसे ज़्यादा वाली को लास्ट में राइट करना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन हमारे पास होता है इसके बीच में लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस होती हैं और ये सबसे वीक फोर्सेस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे वीक आपके पास लंदन डिस्पर्सन होती हैं और वो ऑक्सीजन के बीच में पाई जाती हैं। और देन आपके पास जो है HCl, तो HCl के बीच में डाइपोल फोर्सेस होती हैं और अमोनिया के बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू HF। और उसके बाद आपके पास जो है HF जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इनका जो असेंडिंग आर्डर होगा वो आपके पास ऑक्सीजन जो होगा उसमें सबसे कम आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी और उसके से ज़्यादा जो होंगी वो HCl में होंगी। और HCl में क्योंकि डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस से। और उसके बाद आपके पास जो अमोनिया होगा उसकी जो फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी HCl की निस्बत, क्योंकि ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है डाइपोल फोर्सेस से। और इसके बाद आपके पास जो HF होगा इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे पास है आपके पास अमोनिया के अंदर होता है उससे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपका जो ऑर्डर है आपने इसको भी आखिर में राइट कर देना है। तो सिंपल बच्चों आपने चारों मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस के नाम लिख देने हैं, ठीक है, कि आपके पास ऑक्सीजन के बीच में लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस होती हैं, HCl के बीच में डाइपोल फोर्सेस होती हैं, अमोनिया के बीच में आपके पास वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और HF के बीच में आपके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इसी वजह से जो HF जो होगा इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी बाकियों की निस्बत। तो बच्चों ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन 1-ol फ्रॉम फॉलोइंग रिएजेंट, प्रोपीन और 1-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रोपेन 1-ol बनाना है फ्रॉम प्रोपीन और उसके साथ आपने 1-क्लोरोप्रोपेन से बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास यहाँ पे आपने इसका फार्मूला लिख देना है प्रोपीन का। ये हमारे पास प्रोपीन है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर बॉन्ड आपके पास CH3 के साथ बन रहा है, ठीक है। तो ब्रोन हाइड्राइड के साथ आपने
इसकी मौजूदगी में ये आपके पास जो होगा, ये सबसे पहले आपके पास यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और फिर थ्राइस मैंने ब्रैकेट के बाद लिखा है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा आपके पास, ठीक है। और ये फ़ौरन से आपको पता है ये ख़त्म हो जाता है और इसका पीरियड कम होता है, टाइम पीरियड। और जब आप इसको फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH के साथ मिला के इसका रिएक्शन करेंगे तो आपके पास ये प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोपेन 1 ऑल आपके पास ये इसका फार्मूला है CH3 CH2 OH। तो ये आपने प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बना दिया है। अब आपने 1 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, ठीक है। तो वो भी बहुत सिंपल है, जस्ट आपने यहाँ पे 1 क्लोरो प्रोपेन लिखना है आपने, ठीक है। ये आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन है, इसको आपने KOH इक्वस के अंदर डाल के आपने इसके साथ 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्ट कराना है और उसको हीट करना है। तो आपके पास यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा प्लस KCl3 प्लस KCl भी आपके पास साथ आएगा। तो ये आपके पास जो है प्रोपेन 1 ऑल की प्रिपरेशन थी फ्रॉम प्रोपीन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन। तो आपने इसको याद कर लेना है। तो इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैटिनेशन इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफाइन कैटिनेशन एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट विद सूटेबल सिंबल्स। तो बेटा जो आपके पास कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन में आपने याद रखना है इज़ द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग। आपने देखा होगा कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है बाकियों कंपाउंड्स की निस्बत, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी उनकी नहीं है जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी है। तो यही रीज़न आपने यहाँ पे बतानी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्स क्यों हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो इसकी रीज़न है कि आपके पास जो कार्बन एटम होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और उसके साथ आपने बताना है कि कार्बन का जो बॉन्ड होता है ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। अब जिस तरह से सिलिकॉन भी है, एक एलिमेंट है आपका ग्रुप नंबर 4 का, सिलिकॉन जो होता है वो कैटिनेशन नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो आपका जो साइज़ भी उसका क्या होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो कार्बन का साइज़ एक तो छोटा होता है और ये आपके पास कार्बन बॉन्ड जो होता है ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। और देन आपने इसके बारे में लिखना है कि कार्बन जो होता है अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो यही वजह है इनकी कि आपके पास जो कार्बन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके पास डिवर्स पाए जाते हैं यूनिवर्स के अंदर। कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा उनकी डाइवर्सिटी होती है। तो इट इज़ ड्यू टू कार्बन कि कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो लॉन्ग चेन भी बनाता है और वो क्या करता है, रिंग्स भी बनाता है। जिस तरह से बेंजीन रिंग है, आपने देखा होगा उसके बीच में भी कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। तो राइट करना है आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपने एक्सप्लेनेशन भी देनी है, डिफाइन कैटिनेशन एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सूटेबल सिंबल। तो कैटिनेशन इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो आपने देखा होगा कि कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो एक ये भी इसकी डाइवर्सिटी की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रीज़न है। और उसके बाद आपके पास जो है कार्बन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने आपको बताया कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्वेश्चन ये भी आपके पास आ सकता है कि कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। तो आपने इसमें राइट करना है कि कार्बन का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, इस वजह से करके कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और इसका स्मॉल साइज़ होता है। अच्छा, कार्बन मेक स्टेबल चेन एंड रिंग्स, एक स्टेबल चैन और रिंग्स बनाता है। दिस लीड्स वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसी वजह से करके जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी है इनकी बहुत ज़्यादा। तो इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और रिंग्स के अंदर बेंजीन्स मैंने यहाँ पे राइट किया है, तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। तो कैटिनेशन आपके पास जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कार्बन की वजह से कैटिनेशन होती है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, गिव द रोल ऑफ NOx इन द फॉर्मेशन ऑफ पेन peroxyethyl नाइट्रेट, एक्सप्लेन विद द केमिकल रिएक्शन।
तो बच्चों आपने याद रखना है कि NOx का मतलब होता है इसके बीच में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी आ जाता है NO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और ये आपको पता है एयर पोल्यूशन भी काज करते हैं, ठीक है। और NOx इज़ द की पोल्यूटेंट डेट हेल्प टू फॉर्म पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल स्मोक। और केमिकल रिएक्शंस आपने इसकी फॉर्मेशन क्योंकि आपने राइट करनी है, तो इसकी फॉर्मेशन के अंदर आपने सबसे पहले बताना है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके पास एसिडल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल, ठीक है। कि हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन आपके पास पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल पहले बनता है, ठीक है। तो पहला रिएक्शन आपने इसके अंदर ये दे देना है। तो आपने पेन की फॉर्मेशन करनी है, तो बेटा पेन की आपके पास जो प्रिपरेशन के अंदर आपके पास पहला स्टेप होगा वो आपके पास यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड वाला लिया है और हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है हमने और सनलाइट की मौजूदगी में कराया है, और आपके पास यहाँ पे पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल बना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल बना है, ठीक है, ये NO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जब ये NO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास सिंपल पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। द पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल रिएक्ट विद NO2 टू फॉर्म पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन, ठीक है। तो ये आपके पास जो है बेटा इसकी प्रिपरेशन थी पेन की, तो आपने इसको भी एज इट राइट कर देना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, सिंपल। अगर 1 मिनट में आपको मैं इसको इन शॉर्ट बताऊं कि आपके पास जो NOx होते हैं ये आपके एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, और यही बायस बनते हैं पेन का, ठीक है। तो आपके पास जो है एसिडल्डिहाइड को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपके पास पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल बनेगा, और उसके वो आपके पास जो रेडिकल होगा वो NO2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके पास पेन बनेगा। और पेन का फार्मूला भी आपने याद रख लेना है, MCQ इसमें पूछा जा सकता है। CH3COO NO2 ये आपके पास पेन का केमिकल फार्मूला है। तो बेटा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो मैंगनीज़ आपके पास है, 55 इसका एटॉमिक नंबर है और 25 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और GE आपके पास जो इसका एटॉमिक नंबर है 32 है, और यहाँ पे P लिखा गया था आपके पेपर में, मॉडल पेपर में, बट उसका जो फास्फोरस होता है P आपको पता है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 32 नहीं होता। एटॉमिक नंबर जो 32 होता है वो GE का होता है। तो आपने इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करना है। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है आपके पास ये डिपेंड करती है ऑफ बो प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो ऑफ बो प्रिंसिपल, इट इज़ अ प्रिंसिपल इन विच लीस्ट एनर्जी लेवल फिल फर्स्ट, ठीक है। जिसके बीच में जिसकी कम आपके पास एनर्जी होगी उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसका ऑफ बो प्रिंसिपल के यहाँ पे डायग्राम सी बनाई हुई है। 1s2 पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो 1 शेल होगा उसके बीच में सब शेल भी 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं sp, तो उन दोनों के साथ मैंने 2s2 2p6 इस तरह से करके लिखा है। आपके पास P के अंदर आपके ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, S के अंदर आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D में 10 से ज़्यादा नहीं डालने आपने, और F में आपके पास 14 आपके पास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। देन आप यहाँ से देखें तो सबसे पहले मैंने 1s2 को कट किया। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है एटॉमिक नंबर को देख के की जाती है। तो आपके पास जो Mn है इसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो हमने 25 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे पूरे करने हैं। तो सबसे पहले 1s2 को कट करेंगे, फिर 2s2, फिर 2p6 और देन 3s2, फिर उसके बाद 3p6, फिर 4s2, फिर आपके पास 3d10। अब यहाँ पे देखें 3d10, और उसके बाद आपके पास क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास 3d10 आप लगाएंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपने यहाँ पे 3d5 लगा देना है। तो आप इनको काउंट करें, 2 2 आपके पास ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स होते हैं ये 2 और 2 4 6 10 12 18 20 और उसके बाद 25 ये आपके पास पूरे हो चुके हैं।
तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से इसकी राइट कर देनी है। इसको आप देख सकते हैं डायग्राम को, हो सके तो आप बना भी लीजिएगा पीछे एग्ज़ाम के अंदर रफ पेज पे, ताकि आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाए। अब GE आपके पास 32 है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है। इसी तरह से सबसे पहले आप 1s2 को कट करेंगे, 2s2 को कट करेंगे, फिर 2p6 लिखेंगे, फिर देन 3s2 लिखेंगे, फिर 3p6 लिखेंगे, फिर एरो नीचे की तरफ जा रहा है तो आपने 4s2 लिखना है, फिर आपने यहाँ पे 3d10 लिखना है। तो अब यहाँ तक आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 30, ठीक है। आपने 32 पूरे करने हैं, तो एरो नीचे 4p6 पे जा रहे हैं, तो 4p6 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आप 4p2 लिखेंगे, क्योंकि आपने 32 पूरे करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, और यहाँ पे आप इसको काउंट कर सकते हैं 10, 18, 20, 30 और 32 पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलते हैं आप सेकंड इसका जो आर वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है गिव 2 पॉसिबल वेज टू रिकग्नाइज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बेटा आपको पता है इक्विलिब्रियम जो होता है आपके पास, ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के, तो एट द सेम टाइम, तो दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपके पास इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन सेम टाइम पे आपके पास क्या हो रहे हैं, टेक प्लेस हो रहे हैं। जितने आपके पास रिएक्टेंट हैं वो आपके पास प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, और प्रोडक्ट दोबारा से आपके पास क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। तो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोनों कांस्टेंट रहते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस के बीच में आपके पास ये सूरत हाल होती है, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है केमिकल रिएक्शन का। तो हम कौन से 2 तरीके ऐसे हैं जिनसे हमें पता लगता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो चुका है? तो ये क्वेश्चन है आपके पास। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे बताना है फिज़िकल मेथड, ठीक है। तो फिज़िकल मेथड आपके पास इफ़ अब्जॉर्बेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इट मीन्स अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब बाय द सैंपल इज़ नॉट चेंज, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट जो थी आपके पास जो सैंपल में अब्जॉर्ब हो रही थी वो चेंज नहीं हो रही। आप देखें उसमें हम चेंजिंग नहीं लेके आते। आपके पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, तो उसकी कंडीशंस आपको पता है बेटा कि उसकी 3 कंडीशंस होती हैं कि आपके पास टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एंड द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। तो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं तो तब भी आपके पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो होता है हमारे पास इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम देखेंगे, बाकी डिटेल में नहीं जाते उसको। तो जस्ट आपने एक चीज़ ये लिखनी है कि इफ़ एब्जॉर्प्शन रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब है कि जो लाइट्स आ रही है वो कांस्टेंट ही रहेगी, लाइट चेंज नहीं होगी आपके पास, ठीक है, लाइट आपके पास सेम रहेगी। तो ये आपके पास क्या होगा, हमारे पास जो रिएक्शन होगा उस टाइम वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इट यूजुअली मीन्स रिएक्शन रीच्ड इक्विलिब्रियम। सेकंड आपके पास है हमारे पास होता है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट इट मीन्स रिएक्शन रीच्ड इक्विलिब्रियम। कि आपको मैंने जैसे बताया बेटा कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट आ रही है, तो ये भी रिकग्नाइज करने का एक आपके पास तरीका होता है कि केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम उसके अंदर स्टैब्लिश हो चुका है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने इसके बीच में राइट कर देने हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द अबव कंपाउंड ए एंड बी फ्रॉम ईच अदर, गिव केमिकल टेस्ट, ठीक है। तो आपने केमिकल टेस्ट का नाम लिखना है, ठीक है, जिससे आप इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 केमिकल आपके पास केमिकल टेस्ट में आपके पास यूज़ होंगे केमिकल। एक आपके पास होगा सोडियम कार्बोनेट टेस्ट और दूसरा आपके पास होगा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट जो होंगे हमें इन दोनों कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो वी कैन डिस्टिंग्विश these 2 compounds by सोडियम कार्बोनेट टेस्ट एंड सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। तो ये 2 टेस्टों के नाम है, आपने इनको राइट कर लेना है। और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट टेस्ट क्या होता है कि जब आप कंपाउंड ए को ट्रीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो उसमें बबल्स बनेंगे, ठीक है। और इट मीन्स जब बबल बनेंगे उसके अंदर तो उसका रिएक्शन हुआ है
और उसके वो जो आपके पास कंपाउंड होगा वो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो कंपाउंड ए को जब हमने क्या किया, हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया तो आपको बबल्स बनते हुए वहाँ पे नज़र आएंगे, और इससे पता लगेगा कि आपके पास जो कंपाउंड ए है वो आपके पास कौन सा है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। देन आपने बी को देखना है, बी कंपाउंड जो हमारे पास होगा उसमें जब आप सोडियम कार्बोनेट टेस्ट डालेंगे तो उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई बबल्स नहीं क्रिएट होंगे। देन इसका मतलब क्या होगा कि वो आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि सेकंड वाला आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, उसके साथ OH लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ए कंपाउंड है ये COOH जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। और OH जो होता है आपके पास वो आपके पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट को कंपाउंड ए के साथ डालेंगे तो उसमें बबल्स क्रिएट होंगे, और जब बबल क्रिएट्स होंगे तो इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। और बी कंपाउंड्स में कोई रिएक्शन शो नहीं होगा तो इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके पास सिंपल सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आपने सोडियम नेट्रेट सिल्वर नेट्रेट टेस्ट आपने नाम लिखना है इसका, और आपने ये इसको कंपाउंड ए के ऊपर भी डालेंगे और कंपाउंड बी के ऊपर भी डालेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सिल्वर नाइट्रेट को कंपाउंड ए के ऊपर डालेंगे तो आपको वहाँ पे वाइट पिपर्स प्रोड्यूस होते हुए नज़र आएंगे, जो आपके पास शो करते हैं कि उसके बीच में क्लोरीन एटम होता है, ठीक है। और जब आप उसको कंपाउंड बी में डालेंगे तो वहाँ पे आपको क्रीमी पिपर्स नज़र आएंगे, जिसका मतलब होता है कि उसके बीच में ब्रोमीन एटम मौजूद है। तो आप यहाँ से डायग्राम को बेटा देख सकते हैं कि कंपाउंड ए में आपके पास जो है जिसके वाइट पिपर नज़र आएंगे वो क्लोरीन की प्रेजेंस को शो करेगा, तो क्लोरीन हमारे पास कंपाउंड ए में मौजूद है, ठीक है। और जब सिल्वर नाइट्रेट को हम बी के ऊपर डालेंगे तो वो आपके पास क्रीमी पिपर्स को शो करेगा, तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे आपके पास ब्रोमीन एटम मौजूद है। तो डेट्स हाउ हम इस तरह से ईजिली इनका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दो टेस्ट की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ चुकी होगी। और नेक्स्ट आपका जो इसका सेकंड पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं। वो आपके पास है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई इथाइल अमाइन यूजिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर डाई इथाइल एमाइन बनाना है, ठीक है, बाय यूजिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो आपने इससे बनाना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, देन आपने यही डाई इथाइल अमाइन जो है, ठीक है, इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, आप देखें C2H5 और फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद 2 और फिर NH, ठीक है। तो डाई इथाइल अमाइन आपने दो तरीक़ों से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो यहाँ पे बेटा आपके पास व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्सेस अमोनिया इट प्रोड्यूस डाई इथाइल अमाइन। सिंपल आपने क्या करना है, इथाइल क्लोराइड जिसे हम क्लोरोइथेन भी कहते हैं, ठीक है, उसका आपने अमोनिया के साथ एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन कर देना है, ठीक है। और आपके पास जो है ये डाई इथाइल अमाइन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरोइथेन है, 2 मोल्स क्लोरोइथेन के अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे, आपके पास यहाँ पे देखें ये वही आपके पास डाई इथाइल अमाइन बन जाएगा, और साथ इसमें 2HCl जो होगा वो भी प्रोड्यूस होगा, 2 मोल्स ऑफ HCl भी प्रोड्यूस होंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो है मेथड था, हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से बनाना है। तो सिंपल आपने क्या करना है बेटा, इसमें डाई इथाइल नाइट्रो अल्केन को रिड्यूस करना है यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। H2 भी इसमें डाल सकते हैं, PD भी डाल सकते हैं, या आप SN और HCl भी इसके बीच में डाल सकते हैं। तो डाई इथाइल नाइट्रो अल्केन को आपने रिड्यूस करना है, ठीक है। तो डाई इथाइल नाइट्रो अल्केन को रिड्यूस करने के लिए आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपने लिखना है ये डाई इथाइल नाइट्रो कंपाउंड जो है इसका फार्मूला है, और इसको आपने हाइड्रोजन की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्ट कराना है, और आपके पास जो है यहाँ पे डाई इथाइल अमाइन बन जाएगा, और साथ आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर भी बनेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास पूछा जा रहा है कि आपने ना CE जो सीज़ियम हमारे पास है इसके 4 एसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो इनके आपके पास जो है 4 एसोटोप्स में से आपने जो चौथे वाला एसोटोप है ना उसका मास आपने कैलकुलेट करना है,
इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको रीड करता हूँ। नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ सीरियम कंटेन ओनली 4 आइसोटोप्स। तो सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पे सीरियम 136 का जो आइसोटोपिक मास है वो आपको गिवन किया गया है 135.91, ठीक है। ये चीज़ें आपको गिवन है सारी, ठीक है, कि आपको इसका मास दे दिया है और इसकी परसेंटेज अबंडेंस भी आपको दे दी है, ठीक है, 0.185, ठीक है। तो परसेंटेज अबंडेंस से हमने इसकी अबंडेंस फाइंड करनी है, ठीक है। मास आपको दिया हुआ है तो परसेंटेज अबंडेंस को आपको पता है, अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसकी इस एसोटोप की जो आपके पास है CE 136, इसकी आपके पास अबंडेंस आ जाएगी, ठीक है। तो मास तो दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या करना है अभी, इन मास सबके आपने राइट कर लेने हैं इसी तरह से देखें आपके पास CE 138 भी है आपके पास, इसका 137.91 ये भी गिवन किया हुआ है आपको, इसकी अबंडेंस भी दी गई है 0.25। इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसकी अबंडेंस आ जाएगी, ठीक है। परसेंटेज अबंडेंस को आपने राइट नहीं करना, आपने असल में अबंडेंस जो होती है उसको राइट करना है फॉर्मूले में, बाद में उसको पुट करेंगे, वहाँ पर आपको मैं लेके जाऊँगा। नेक्स्ट आपके पास CE 140 है, हैविंग एसोटोपिक मास ऑफ 139.91, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड एसोटोप था सीरियम का, ठीक है। तो इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है इसको भी 88.45, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे और आपके पास इसकी अबंडेंस भी आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो CE सीरियम है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास भी दे दिया गया है कि 140.116 है। तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको बेटा मैंने जो बताया था कि आपने CE 142 मतलब जो उसका 4th एसोटोप है उसका मास आपने फाइंड करना है यूज़ इस डाटा को करते हुए, ठीक है। यूज़ दिस डाटा टू कैलकुलेट द रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ द 4th एसोटोप इन द सैंपल ऑफ सीरियम। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई थी, आपको जैसा मैं ऊपर रीड करवाया। तो ये आपके पास सीरियम 136 का जो मास है वो 135.91 है, ये आपने राइट कर लेना है। परसेंटेज अबंडेंस उसी तरह से आपने ईच एसोटोप की ना परसेंटेज अबंडेंस फाइंड करते जाना है, बस कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज अबंडेंस के लिए आपने देखें 0.185 को 100 से डिवाइड करना है, ये आपके पास इसकी अबंडेंस आ जाएगी CE 136 की, ठीक है। देन आपने क्या करना है सीरियम 138 की अबंडेंस फाइंड करनी है, मास तो आपको ऊपर दिया हुआ था वही राइट कर देना है। परसेंटेज अबंडेंस में आपको दी हुई है 0.25, इसको बस 100 से डिवाइड करना है, आपके पास 0.0025 आ जाएगी। तो बेटा नेक्स्ट आपके पास जो है मास ऑफ सीरियम 140 जो थर्ड एसोटोप है उसका मास भी दिया हुआ था, वही राइट यहाँ पे किया हमने। और उसके बाद परसेंटेज अबंडेंस जो है इसकी आपके पास 88.45 दी गई है, ठीक है। तो इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी अबंडेंस आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने जो मेन चीज़ हमारे पास है, हमने मास फाइंड करना है बेटा इसका, ठीक है। जो हमारे पास 4th आपके पास जो है ना एसोटोप है इसका, उसका हमने मास यहाँ पे क्या करना है फाइंड करना है। तो बेटा ये असल में आपके पास जो है ये 140 है, तो आप 142 है, आप उसको 142 कर लीजिएगा, ये गलती से 140 लिखा गया मुझसे, तो ये एक्चुअली आपके पास 142 है, ठीक है। तो यहाँ पे 140 क्योंकि 140 तो आपके पास ऊपर था ना, ठीक है। तो हमने 142 4th वाले का हमने क्या करना है मास फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है इसकी जो अबंडेंस होगी 142 ही है ये आपके पास, ठीक है। इसकी अबंडेंस आपके पास जो होगी, बाकी तीनों जो आपके पास है ना, तीनों की अबंडेंस जो हमने निकाली है 100 में से उसको माइनस कर देना है, तो उसकी आपके पास अबंडेंस आ जाएगी 4th एसोटोप की, ठीक है, सीरियम के 4th एसोटोप की। तो 100% का मतलब वही 100 को 100 से डिवाइड करें मन आ जाएगा, इधर वही आपने क्या कर देना है 100 में से बाकी सब की जो अबंडेंस है उन सबको जो हमने बारी बारी फाइंड की थी यहाँ पे, ठीक है, उन सबको आपने 100 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास देखें उसकी अबंडेंस आ जाएगी, ठीक है। 142 जो सीरियम 142 एसोटोप है उसकी अबंडेंस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो वो आपके पास आ गई है। जस्ट अब आपने क्या करना है इसका मास फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमने सब की अबंडेंस जो है वो कैलकुलेट कर ली है इस पेज के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इन सब की अबंडेंस को और इनके मासेस को फार्मूले में पुट करेंगे और देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का बेटा फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आपने याद रख लेना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू समेशन एसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस, ठीक है। तो एसोटोपिक मास मतलब इसमें आपने ना हर एसोटोप का अलग अलग से मास राइट कर देना है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ CE
ये आपने राइट करना है फार्मूले का। और यहाँ पे देखें मास ऑफ सीरियम 136 मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस, ये फार्मूला है, ठीक है। और फिर प्लस मास ऑफ सीरियम 138, ठीक है, 138, और फिर यहाँ पे प्लस अबंडेंस उसकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो थर्ड वाला जो आपके पास होगा वो यहाँ पे आपने मास ऑफ सीरियम 140 मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस, और फिर यहाँ पे दोबारा वही मास ऑफ जो है ना, ये सीरियम एक्स मैंने लिखा है क्योंकि हमने इसका फाइंड करना है, ठीक है। और ये ऊपर 142 है, ठीक है, 140 नहीं है। और अब आगे इसकी अबंडेंस इसमें आपने ऐड कर देनी है। तो जस्ट आपने इसके अंदर ना वैल्यूज़ को बेटा पुट कर देना है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो था CE का वो दिया गया था, ये भी आपके पास 140.16 है, यहाँ पे आपने वो पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ ये भी गिवन था, यहाँ पे इसकी अबंडेंस जो हमने पीछे निकाली वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। और देन उसके बाद प्लस फिर इसी तरह से मास ऑफ 138 सीरियम का वो भी आपको गिवन था 137.91, उसकी अबंडेंस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपने इसी तरह से 140 सीरियम के मास को और उसकी अबंडेंस को मल्टीप्लाई करना है साथ। और लास्ट में आपने जो इसका जो मास है वो हमें नहीं पता, वो आपने एसिड लिखना है और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0 पॉइंट जो उसकी अबंडेंस आई थी 0.1115 के साथ, ठीक है। अब आपने सिंपल बेटा इसको कैलकुलेट कर लेना है, मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना है सबको। और ऐड करने के बाद आपने जो मास है, ठीक है, इसको जो आपके पास है ना मास ऑफ सीरियम 142, इसको आपने इधर ही रहने देना है। बाकी आपके पास जो ये वाला 124.32755, इसको आप साइड पे जाके माइनस कर देंगे और 0.1115 को नीचे ला के डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, मास ऑफ सीरियम 142। तो ये मास ऑफ सीरियम 142 है बेटा, तो इसको आपने क्या कर देना है, 142 राइट करना है। और ये इसका आपके पास जो हमने फाइंड करना था, हमने इसको फाइंड कर लिया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फॉर 6x ऑर्बिटल गिव अलाउड वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो आपने 6f ऑर्बिटल के लिए इन सब की वैल्यूज़ को लिखना है, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपने बस याद करना है बेटा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है आप उसको n से डिनोट करते हैं, और 6f ऑर्बिटल के लिए ये 6 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ठीक है। और एजिमुचुअल क्वांटम नंबर जो होगा इसको L से डिनोट किया जाता है, और इसमें 6x ऑर्बिटल 6f जो ऑर्बिटल होगा इसका जो एजिमुचुअल क्वांटम नंबर होगा वो 3 होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा आपके पास 6f ऑर्बिटल का, वो आपके पास -3 से लेके -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगा। तो ये सिंपल सा इजी क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। और अब चलते हैं इस साइड पे, आपके पास इसका जो 11 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग विद लीस्ट वन इक्वेशन इन ईच केस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको ना दोनों एंथैल्पीज़ की टर्म्स को क्लियर कर देता हूँ कि जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी बेटा कोई एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट में आपको पता है 2 एटम होते हैं, ठीक है, तो वो एक में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, 2 से 1 में जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं उस टाइम जो आपके पास हीट रिलीज़ होती है तो वो आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन राइट करनी थी, सिंपल आपने डिफ़ाइन करना था, तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और उसके साथ मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, आप राइट कर लें साथ, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फॉर्म इट्स एलिमेंट, ठीक है, कि जब भी आपके पास 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनता है, ठीक है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ठीक है, मैंने आपको बताया एलिमेंट से एटम का बनना, उस टाइम जो आपके पास एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। और ये आपके पास 121 किलोजोल पर मोल होगी। तो ये इसकी एग्जांपल भी मैंने साथ राइट की, आपने भी राइट करनी है बेटा। और उसके बाद आपके पास आती है लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बोर्न हाइपर साइकिल के अंदर आपका डिटेल इंशाल्लाह मैं लेक्चर डालूंगा और उसमें इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को सारा डिटेल मज़ीद भी आपको उसमें डिस्कस करके कोई भी क्वेरीज होगी आपकी इंशाल्लाह मज़ीद वो ख़त्म हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी जो आपके पास होता है बेटा, ये डेल्टा HL इसका सिंबल होता है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स
फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस एटम, ठीक है। अच्छा, इसमें ना स्टेट सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास सोडियम देखें यहाँ पे, ये भी गैस है पॉजिटिव, और क्लोरीन भी आपके पास यहाँ पे गैस की फॉर्म में है, ठीक है, और दोनों ही आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो जब इनकी स्टेट सेम होगी और ये आपके पास 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, तो इस टाइम जो आपके पास एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। तो एक तो इनके स्टेट चेंज होनी चाहिए, दोनों गैसियस होने चाहिए, और वो मिलके फिर क्या करें, आपके पास 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड बनाएं। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी दोनों टर्म्स, आपने इसको भी राइट डाउन कर देना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बेटा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स सेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, कि किसी भी शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स सेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा आपने इनकी आपको ट्रेंड पता होगा कि आपके पास 3 टर्म्स होती हैं, जिस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। ये सब लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, और टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप ये क्या होती हैं, डिक्रीजेज होती हैं, ठीक है। तो यही ट्रेंड होगा इसका, ठीक है। और इसके साथ आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन के साथ आपने मज़ीद ये भी राइट कर देना है कि इट इज़ डिमेंशनलेस, इसकी कोई डिमेंशन नहीं होती और इसका कोई यूनिट नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। और ट्रेंड में आपको बेटा वही यहाँ पे देखें, आपको बताया जा रहा है कि टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज़ होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, ये सारी आपके पास इनका ट्रेंड तीनों का सेम होता है, ठीक है। ये ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती हैं और लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड ये आपकी इंक्रीजेज होती हैं, ठीक है। तो ट्रेंड डाउन द ग्रुप, इट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप because atomic size increases due to increasing electron shell when reduce the attraction between the valence electron and nucleus। तो बेटा क्या वही कंसेप्ट आपके पास, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ऊपर से नीचे, ठीक है, ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आपका न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और आपका जो न्यूक्लियस होगा उसकी फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेटा फिर क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सेम कंसेप्ट है, टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो अटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, अटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से करके इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज़ हो जाएगा। तो दिस इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आपने बेटा याद रख लेना है। अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन है और वाला, उसकी तरफ जाते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बाय यूजिंग मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो सिंपल देखें बेटा, आपको यहाँ पे जो है वॉल्यूम दे दिया गया है हाइड्रोजन का, 4.5 ग्राम है। मोलर मास जो आपके पास हाइड्रोजन का होता है आपको पता है वो 2 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हाइड्रोजन के फाइंड करें, मास ओवर मोलर मास, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2.25 मोल्स, ठीक है। और देन आपके पास जो है वी नो डैट आपने लिखना है कि हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है 1 मोल गैस का एट STP, ठीक है, वो आपके पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब आगे नहीं लगा सकता मैं, जगह नहीं थी शायद, आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ये वॉल्यूम का ऐसे यूनिट होता है। तो उसके बाद आपके पास जो वॉल्यूम है बेटा, अब यहाँ पे आपने जो आपके पास ऊपर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आए थे, इनको आपने 22.4 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 50.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास इसका
वॉल्यूम होगा जब हाइड्रोजन जो आपके पास है वो 4.5 ग्राम होगी। ठीक है बेटा, तो इसको भी आप यहाँ से राइट डाउन कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय वेपर प्रेशर? फॉलोइंग इज़ अ टेबल ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इथानॉल एंड पेंटेन। ठीक है, तो हमें एक टेबल दे दिया गया है यहाँ पे, और टेबल के बीच में आपको देखें क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि वाटर जो है उसका वेपर प्रेशर भी कम है, वो 2.44 है, इथानॉल का 5.83 है, और पेंटेन हमारे पास जो है 59.9 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वेपर प्रेशर है बेटा वो पेंटेन का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टेबल के बीच में, और हमने इसी चीज़ को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है टेबल में से देख के कि आपके पास जो पेंटेन है उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, तो सिंपल आप राइट करेंगे। सबसे पहले तो आपने बताना है कि दिस टेबल शो डैट पेंटेन हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर बिकॉज वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वेपर प्रेशर का जो रिलेशन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ बेटा वो आपका इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी चीज़ उसके वाइस वर्सा डिक्रीज़ होगी। तो पेंटेन इज़ नॉन पोलर, आपको पता है वो नॉन पोलर होती है बेटा पेंटेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जितने भी आपके पास हैं वो सारे नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी वो कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो पेंटेन इज़ नॉन पोलर एंड वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इसके बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के बीच में भी आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं और ये वेरी वीक होती हैं। ठीक है, सो द मॉलिक्यूल्स एस्केप इजीली एंड इथानॉल हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्टिंग इन द लोएस्ट प्रेशर। लोअर इनका जो वेपर प्रेशर होगा लोएस्ट होगा। तो सिंपल आपने बेटा क्या कंसेप्ट याद रखना है कि जो वाटर होता है ना बेटा उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए उसका जो वेपर प्रेशर है ना वो बहुत कम है, वो 2.44 है। ठीक है, आपका यही जस्टिफाई आपने करना था। ठीक है, आपने बताना है कि जो वाटर होता है इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो जिसके बीच में आपको पता है मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है ना, तो उनको हम इजीली ब्रेक नहीं कर पाते, तो इसलिए उनका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। ठीक है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो आपके पास वेपर प्रेशर है वो बहुत कम है, इसलिए क्योंकि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, इथानॉल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, बट वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा वो वाटर की निस्बत वीक है। ठीक है, तो इसलिए इथानॉल के अंदर आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 5.83 है। ठीक है, और जो आपके पास पेंटेन है आपको बताया बेटा इसके बीच में लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस पाई जाती हैं और वेरी वीक होती हैं, तो दैट्स वाई जो आपके पास पेंटेन है इसका वेपर प्रेशर 59.9 है। ठीक है, तो ये सिंपल आपने बेटा इसका आंसर राइट कर देना है विद दिस कंसेप्ट। तो ये आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बीच में इसके लास्ट में मेंशन करना है बेटा। ठीक है, कि वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस वजह से उसका वेपर प्रेशर बहुत कम है। इथानॉल के बीच में जो होता है आपके पास वो वाटर की निस्बत थोड़ा सा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, और पेंटेन के बीच में हमारे पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्सेस पाई जाती हैं जिन्हें हम लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस कहते हैं, इस वजह से करके उनका वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी का, कैलकुलेट pH ऑफ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग 0.11 मोलैरिटी ऑफ HCOOH। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इसकी मोलैरिटी भी दी गई है आपको। ठीक है, 0.11 मोलैरिटी है इसकी, और इसके साथ आपके पास जो दूसरा हमारे पास साल्ट है उसकी भी आपके पास जो मोलैरिटी है 0.11 है। ठीक है, तो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है और वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है बेटा, तो इसके लिए आपने यूजिंग करना है हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन को। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कस किया गया है। ठीक है, बफर सोल्यूशन का न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन की pH आपने याद करनी है, आपने सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी है, आपने ये इक्वेशन जो है याद कर लेनी है। एंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन आपने याद करनी है, pH = pKa। ठीक है, और प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन, नीचे आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो
यहाँ पे आपने इसी तरह से पीके की वैल्यू भी आपको देखें इवन उन्होंने गिवन की गई है, वो आपके पास 3.76 है, आपने पुट कर देना है। और साल्ट जो आपके पास है ना बेटा, वो नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है सोडियम जिसके साथ आए तो उसकी 0.11 उसकी लिखनी है, और फिर नीचे एसिड की लिख देनी है आपने बेटा 0.11 है, वो भी दोनों कट के यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा log 1 हो जाएगा, ठीक है। और log 1 के पास 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। और पीएच आपके पास इस सोल्यूशन की, बफर सोल्यूशन की आ जाएगी 3.76। तो ये था बेटा आपका सेक्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सारे जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या अभी तक आपको क्वेरी से आपको समझ नहीं आ सके तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको उसका सलूशन भी फ़ौरन से सेंड कर दूँ। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाजमी आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगी मैं इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट तमाम क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के हैं लॉन्ग और शार्ट वो सारे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह इसका सेक्शन सी पार्ट भी मैं आपको कम्प्लीटली वो आपको सॉल्व करके उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह। तो आपका 2 तारीख को पेपर है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, उसकी अच्छी सी तैयारी करें। और किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके वो क्वेश्चन या क्वेरीज लिखें तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको लाजमी सलूशन दूँगा, ठीक है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।